अगर आप साइंस और स्पेस में दिलचस्पी रखते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में मैंने ऐसी ही फिल्म 3 बॉडी प्रॉब्लम को देखी जो इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी है, जिसे IMDb पर रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 की मिली है। और आज हम सीजन 1 के एपिसोड 1 की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पर भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। मूवी स्टार्ट होती है 1966 में और हम चाइना के राजधानी बीजिंग सिंघुआ यूनिवर्सिटी में हजारों के तादाद में स्टूडेंट को रेवोल्यूशन करते हुए देखते हैं, क्रांति करते हुए देखते हैं, जहाँ पे इन लोगों ने वहाँ के प्रोफेसर को बंदी बना लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों ने इसका विरोध किया था। तभी फिजिक्स के प्रोफेसर ये जटाई को वहाँ लाया जाता है और ये देख के उसकी बेटी ये वेंजी काफी घबरा जाती है। दरअसल ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सभी प्रोफेसर के द्वारा दी गई थ्योरीज और इनके द्वारा पढ़ाया गया सभी सिद्धांतों को इन सभी स्टूडेंट के सामने गलत बोलने को कहते हैं। पर ये जटाई इन लोगों की बातें नहीं मानते हैं और फिजिक्स के सभी सिद्धांतों को सही बताते हैं, जिसके साथ ही ये क्रांतिकारी ये जटाई को पीट कर मार देते हैं। वहीं पर खड़ी इसकी बेटी और इनकी पत्नी कुछ नहीं कर पाते, बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में 2024 लंदन, जहां हम डिटेक्टिव डार्सी से मिलते हैं जो एक घर पहुंचते हैं जहां डॉक्टर सादिक मोहम्मद जो कराची में रहा करते थे उसका मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई थी। और मैं मिस्टीरियस क्यों कह रहा हूँ ये वीडियो की एंड में पता चल जाएगी। खैर उन्होंने MIT से कॉस्मोलॉजिस्ट और थ्योरेटिकल फिजिक्स की पढ़ाई की थी। डार्सी को वहीं पर व्हाइट बोर्ड पर बहुत से नंबर दिखाई देते हैं जो खून से लिखे हुए थे। ये नंबर किस चीज को इंडिकेट कर रहे थे ये तो हमें पता नहीं चलता, पर डार्सी ये देखकर काफी शॉक होता है क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। डॉक्टर सादिक मरने से पहले इतने सारे नंबर कोड में लिखा और नीचे एक मैसेज भी छोड़ दिया था कि मैं तुम्हें अभी भी देख सकता हूँ। पर हैरानी की बात यह थी कि डार्सी डॉक्टर सादिक की डेड बॉडी देखते हैं जो वहीं पे पड़ी थी। उसके हाथ में नाइफ और उसके दोनों आंखें नहीं थी। डार्सी ये देखकर काफी शॉक होता है, जिससे हम व्यूअर समझ पाते हैं कि ये कोई मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड है। पर नोट करने वाली बात यह है कि डॉक्टर सादिक जिसने अपनी आंखें फोड़ ली थी उसने मैसेज में ऐसा क्यों लिखा कि मैं अभी भी तुम्हें देख सकता हूँ। फिर हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पार्टिकल एक्सेलरेटर में एक सॉल नाम का एक आदमी को देखते हैं और वो एक साइंटिस्ट है। तभी उसकी सीनियर साइंटिस्ट वेरा वहाँ आ जाती है, जिसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि ये दोनों जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी सॉल इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करता ही रहता है। सॉल कहता है कि उन्होंने जितना भी एक्सपेरिमेंट किया है वो सब बेकार हो गया क्योंकि 60 साल से हम लोगों ने जो भी फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं वो सब कुछ गलत है, साइंस खत्म हो चुका है। फिर वेरा सॉल की डायरी देखते हुए कहती है कि तुम हार मत मानना, तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, तुम इस एक्सपेरिमेंट पे ध्यान दो और तुम ही इसे सॉल्व कर सकते हो। वेरा जाते जाते सॉल से पूछती है क्या तुम्हें ईश्वर में बिलीव है। सॉल को ये सवाल अजीब तो लगती है पर वो वेरा को ना में जवाब देता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ फिजिक्स के सारे प्रिंसिपल गलत हो चुके हैं और साइंस खत्म हो चुकी है, पर फिर भी मैं ईश्वर पे यकीन नहीं करता हूँ। वेरा एक जगह पे आती है और वो वहाँ से कूद कर सुसाइड कर लेती है। इसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया था जहाँ हम दो साइंटिस्ट से मिलते हैं, जीन और ऑगी, और ये ड्रिंक करते हुए साइंस से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे, जहाँ जीन कहती है फिजिक्स समय के साथ बेकार होता जा रहा। दरअसल ये ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि इन लोगों ने आज तक जो भी पढ़ा है वो एक्सपेरिमेंट करने पर मैच ही नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और इन दोनों से फ्लर्ट करने लगता है। लड़का पूछता है दरअसल आप लोग करते क्या हो। ऑगी कहती है उसकी एक कंपनी है जो सिंथेटिक पॉलीमर नैनो फाइबर बनाती है और जीन एक सीनियर रिसर्चर है थ्योरेटिकल फिजिक्स ग्रुप इंपियर कॉलेज में, और वो एक मेटा स्टडी कर रही है जो पार्टिकल एक्सेलरेटर में जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आते हैं उसकी एनालाइज करती है। वो इतने सारे टेक्निकल टर्म को सुनकर लड़के का दिमाग घूम जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। जीन बताती है कि एक्सेलरेटर से कुछ ऐसे नतीजे निकल के आ रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। जीन ऑगी को एक वीडियो भी दिखाती है जिसे देखकर वो भी हैरान थी और कहती है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और कहती है कि शायद एक्सेलरेटर को किसी ने हैक कर लिया होगा और इसीलिए ऐसे नतीजे निकल के आ रहे हैं। जहाँ जीन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने खुद उसे कई बार चेक किया है और उसे कोई हैक नहीं कर सकता है। और इसी प्रोजेक्ट पे सॉल भी काम कर रहा था। इस एक्सपेरिमेंट से ये जान सकते हैं कि यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है और ये जो कुछ भी हो रहा है वो हम इंसानों की समझ के बाहर है। तभी सॉल का कॉल आ जाता है और जेन उससे बात करने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी ऑगी को कुछ अजीब सी रोशनी नजर आने लगती है। वो वहीं खड़े लड़के से पूछती है क्या तुम्हें कुछ नजर आ रहा है।
वो कहता है कुछ भी तो नहीं है वहाँ पे। दैट्स मीन वो रोशनी सिर्फ ऑगी को ही दिखाई दे रही थी, जिससे वो काफी डर जाती है। दरअसल वो रोशनी काम डाउन होता है। जीन आकर बताती है कि वेरा ने सुसाइड कर लिया है। एज अ व्यूअर हम समझ पाते हैं कि ऑगी के साथ जो काम डाउन चल रहा है वो वेरा के साथ भी हुआ होगा, जिसका काम डाउन खत्म हो गया और उसने अपनी जान ले ली। और शायद यही चीज डॉक्टर सादिक मोहम्मद के साथ भी हुई होगी। और डिटेक्टिव डार्सी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर इन सभी के बीच कनेक्शन ढूंढने का कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट की तस्वीरें भी लगी हुई थी और वो सभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट थे। के बाद हम वेरा के फ्रेंड में आए बिल और जैक को देखते हैं। और बिल जीन को काफी पसंद करता था, पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ आई थी। इसके बाद हम सभी को वेरा के फ्रेंड में देखते हैं, जहाँ जीन वेरा के माँ से मिलती है। फिर ऑगी भी वहाँ आ जाती है, जहाँ जीन ऑगी से पूछती है क्या तुमने अपने प्रॉब्लम के बारे में डॉक्टर को बताया, जहाँ ऑगी कहती है कि डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आया, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये काम डाउन अभी भी चल रहा है। तभी वहाँ पे माइक एवन नाम का आदमी आता है और वेरा को श्रद्धांजलि देता है और वेरा की माँ को देख कर वहाँ से चला जाता है। और बाहर दासी उन सभी की पिक्चर क्लिक कर रहा था। दासी यहाँ तक कि माइक एवन का पीछा भी करता है, पर वो अपने चॉपर से निकल जाता है। इसके बाद हम सभी फ्रेंड को एक कैफे में बात करते देखते हैं, जो वेरा से रिलेटेड बात कर रहे थे कि उसका आखिरी सवाल क्या था, उसने खुदकुशी क्यों की, वगैरह वगैरह। एक पॉइंट पे जैक ऑगी की कंपनी का मजाक उड़ाता है और ऑगी को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो स्मोक करने के लिए बाहर चली जाती है और उसे अजीब भी फील हो रहा था। ऑगी एक जगह आती है और सीढ़ियों पे बैठ कर स्मोक करने के लिए लाइटर जलाती है। उसकी लाइटर काम नहीं करती है। तभी कोई अनजान लड़की वहाँ आकर उसकी हेल्प करती है, जहाँ ये अनजान लड़की उसके साथ बैठने के लिए इजाजत मांगती है और ऑगी इस बात के लिए मान जाती है। जहाँ अनजान लड़की अपने बारे में कुछ बताने लगती है कि लाइक उसका जहाँ घर है वहाँ से आसमान काफी साफ दिखता है और वहाँ के तारे भी चमचमाते हैं, पर ऑगी को तो काम डाउन दिख रहा था। तभी वो लड़की ऑगी से कहती है कि तुम्हारा काम डाउन कहाँ तक पहुँचा, कितने समय है तुम्हारे पास। ये सुनते ही ऑगी शॉक हो जाती है और ये लड़की ये भी बताती है कि ये काम डाउन तुम रोक सकती हो, तुम जो नैनो फाइबर बना रही हो ना, बस तुम्हें उसे बंद करना होगा। वो अनजान लड़की जाते जाते ऑगी से पूछती है क्या तुमने ब्रह्मांड को कभी पल के झपकाते देखा है, अगर नहीं तो कल आधी रात को आसमान की तरफ देखना। और ऑगी को एक टोकन पकड़ा कर चले जाती है। हमें ये तो पता नहीं चलता कि इस लड़की को इतना सब कुछ कैसे पता है, पर ऑगी का प्रोजेक्ट से इस काम डाउन से क्या संबंध है। ऑगी उससे कुछ पूछ पाती, वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। और वो सीन वहीं से कट होकर हमें 1967 का समय दिखाया जाता है। इनर मंगोलिया चाइना में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो पेड़ काट रहे थे। दरअसल ये लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग थे जो एक मिलिट्री के अंदर काम कर रहे थे, जहां हमें येन विंजी को भी देखते हैं। एज अ ऑडियंस हम समझ पाते हैं कि इसके पिता की मृत्यु के बाद येन विंजी की पूरी जिंदगी बदल गई। उसे जिंदा रहने के लिए ये काम करना पड़ रहा है। तभी हम येन विंजी को वहाँ पे बैठा देखते हैं, जहाँ उससे एक आदमी उससे पूछता है कि ये पेड़ कितना साल पुराना होगा। वो बोलती है 300 से 400 साल पुराना, जहाँ ये आदमी अपना नाम बाइमुलीन बताता है। येन विंजी उस बड़े से एंटीने की तरफ देख रही थी, जहाँ ये आदमी उसे उस बड़े एंटीने के बारे में बताता है कि वो वहाँ जा चुका है। वहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती है और वहाँ के सोल्जर के काइंड ऑफ बाल भी उड़ चुके हैं, पर वे लोग उस गेट के पार नहीं जाने देते हैं। दरअसल ये आदमी इतना कुछ इसलिए बता रहा था क्योंकि बाइमुलीन को येन विंजी से बात करनी थी, और वो इसलिए क्योंकि येन विंजी को इंग्लिश आती थी और वो अपने कॉलेज में भी टॉपर थी। जिसके साथ ही बाइमुलीन उससे साइलेंट स्प्रिंग की एक बुक देता है और वो बताता है कि हम किस तरह से इस दुनिया को तबाह करते जा रहे हैं और आने वाले समय में क्या होगा, जो इस बुक में लिखा है। पर ये बुक यहाँ पर बैन होने के बावजूद भी येन विंजी उस बुक को चुपचाप रख लेती है। येन विंजी उस बुक को नाइट में रीड करती है, बाइमुलीन को बुक से रिलेटेड बातें बताती है, जिनका इनका मिलना जुलना प्यार में बदल जाता है, जहाँ हम इन दोनों को इंटीमेट होता भी देखते हैं। अगली सुबह येन विंजी को वो बुक नहीं मिल रही थी, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो बाहर जाने लगती है। तभी गेट से 2 सोल्जर वही बुक लेकर के आ जाते हैं। येन विंजी से पूछताछ करते हैं, जहाँ वो कहती है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। तभी सोल्जर के पीछे से बाइमुलीन निकलता है और सोल्जर येन विंजी को अरेस्ट कर डिवीजन हेडक्वार्टर ले जाते हैं। दैट्स मीन बाइमुलीन ने येन विंजी के बारे में सब कुछ बता दिया, जहां उसे जेल में रखा जाता है और वहां पर उसे मिलने के लिए एक औरत आती है और वो औरत बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपने पिता के होनहार स्टूडेंट में से एक थी और तुम कॉलेज टॉपर भी रह चुकी हो। हम तुम्हें यहाँ से निकाल सकते हैं, बस तुम्हें इस डॉक्यूमेंट पर साइन करना है और तुम्हारी माँ ने पहले से ही साइन कर दिया है। येन विंजी इस डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले एक बार रीड करना चाहती है, जहाँ इसे रीड करने पर येन विंजी इस डॉक्यूमेंट पर साइन करने से मना कर देती है। दरअसल इस डॉक्यूमेंट पर येन विंजी साइन करती तो उसके पिता से जुड़े उन सभी लोगों को मार दिया जाता, नहीं तो उन्हें गलत आरोप में फंसाकर जेल भेज दिया जाता। येन विंजी के साइन ना करने पर यह औरत भड़क जाती है और उस पर ठंडा पानी डालकर चली जाती।
इसके बाद येन वेंजी को कुछ सोल्जर पकड़कर उसी एंटीना वाले जगह पे लाते हैं जहां पर पहले से वहां का चीफ इंजीनियर उसका वेट कर रहे थे। उसे पूछते हैं कि ये आर्टिकल तुमने लिखा है और वो हाँ में जवाब देती है। येन वेंजी की काबिलियत को देखकर उसे एक खुफिया एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था। अगर वो जेल नहीं जाना चाहती है तो वो मिलिट्री के साथ काम कर सकती है, पर एक कंडीशन थी कि अगर एक बार अंदर गई तो वो फिर कभी बाहर नहीं आ सकती है, और येन वेंजी को ये मंजूर थी। जिसके साथ ही कहानी आ जाती है प्रेजेंट टाइम में, यानी 2024 में, जहां डिटेक्टिव को उसके बॉस का कॉल आता है और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि उन्हीं 5 साइंटिस्टों के बारे में, क्योंकि जितनी भी मौतें हुई थी वे लोग इससे कनेक्टेड हो सकते हैं और इनके साथ भी गलत हो सकता है। थॉमस पूछता है कि माइक अपने हेलीकॉप्टर से कहाँ गया था। दासी बताता है कि वो अटलांटिक पर जाकर गायब हो गया, हमारे रडार सिस्टम खराब हो गए और जिसे हम उसे ट्रैक नहीं कर पाए। फिर थॉमस एक हेलमेट के बारे में पूछता है, जहाँ दासी इसके बारे में कुछ नहीं बता पाता है। इसके बाद हम जीन को देखते हैं जो वेरा की माँ से कुछ पूछताछ कर रही थी। वेरा की माँ बताती है कि वो एक वीडियो गेम खेला करती थी और वही गोल्डन हेलमेट जीन को देती है, पर जीन को यह हेलमेट कोई वीडियो गेम नहीं लगता है। जीन वेरा की कुछ पुरानी चीजें अपने साथ ले जा रही थी, तभी उसकी नजर वेरा की माँ की जवानी वाली तस्वीर पर पड़ती है और ये और कोई नहीं येन वेंजी होती है। फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग किसी चीज की टेस्टिंग कर रहे थे। सभी लोग एंटीना के पास आते हैं और काम डाउन खत्म होने के बाद अचानक से सभी बर्ड एंटीना की तरफ खींचे चले आते हैं, मानो बर्ड में इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हो, पर वो भाग नहीं पाते हैं और सभी मारे जाते हैं, जिसे हम सभी बर्ड को जमीन पे गिरता देखते हैं। दैट्स मीन ये एंटीना किसी तरह की फ्रीक्वेंसी सेंड कर रही थी जिसे हाई रेडिएशन निकल रहा था। इधर हम जीन को देखते हैं जो उस हेलमेट को पहनने के बाद वो दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाती है और ये लेवल 1 होता है, जहां वो एक मंदिर देखती है और देन उसके पीछे सन को जो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। तभी वहां पे एक तेज हवाएं चलने लगती है जिससे वो पीछे एक डेड बॉडी के ऊपर अपना पैर रख देती है, जिसे देखकर वो कभी घबरा जाती है और हेलमेट उतार देती है। इसके बाद हम ऑगी को सॉल के साथ आता देखते हैं और ये लोग सीढ़ियों पर बैठकर आसमान की तरफ देख रहे थे, क्योंकि पिछली रात को वो अनजान लड़की ने कहा था कि आसमान में कुछ तो होने वाला है और 12 बजने में मात्र 2 मिनट बाकी। फिर हम येन वेंजी से मिलते हैं जो 2 ऑफिसर के सामने बैठी थी और यहाँ पर ऑफिसर रेड गार्ड प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बातें रिवील करते हैं। दरअसल ये लोग उस एंटीना से दूसरी दुनिया से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, तभी तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी से मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। और इधर जैसे ही 12 बजते हैं आसमान अजीब तरीके से फ्लिकर करने लगती है, मानो कोई आसमान का बल्ब ऑन ऑफ कर रहा हो। पर ये कोड होता है जिसे सॉल ने डिकोड कर लिया और ये वही नंबर होती है जो ऑगी ने अपने काउंटडाउन पे देख रही थी। और ये सब होता डिटेक्टिव और थॉमस भी देख रहे थे। तो दोस्तों ये थी 3 बॉडी प्रॉब्लम की सीजन 1 और एपिसोड 1 की कहानी। अगर आप वीडियो की एंड तक हमारे साथ बने हुए हैं तो मैं यहाँ पर कुछ की पॉइंट पर फोकस करता हूँ। दरअसल उस एंटीना से कोई हाईटेक एडवांस सिविलाइजेशन से कम्युनिकेट कर लिया और वे लोग इस दुनिया पर नजर बनाए हुए। जैसे मूवी की स्टार्टिंग में डॉक्टर सादिक मोहम्मद मरने से पहले ऐसा ही कुछ लिखा था कि मैं अभी भी तुम्हें देख सकता हूँ और इसलिए मरने से पहले ईश्वर की बातें सब करते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में।